या जगाला शांतीचा मार्ग दाखवणारे तथागत गौतम बुद्ध, महात्मा ज्योतिबा फुले, राजाश्री शाहू महाराज, भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार परमपूज्य विश्वरत्न भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला मी प्रथमतः अभिवादन करतो। आजच्या या राष्ट्रीय मजदूर सेना द्वारा आयोजित असंघटित कामगारांचा भव्य मेळावा आपल्या या नागसेन प्रशिक्षण सभागृहामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटर इथे आयोजित करण्यात आलेला आहे। या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आदरणीय विजयजी पाटील साहेब, आपल्या या कार्यक्रमाचे उद्घाटक भाई जयदीपजी कवाडे साहेब, उपाध्यक्ष लघु उद्योग महामंडळ महाराष्ट्र राज्यमंत्रीचा दर्जा माननीय प्राध्यापक जोगेंद्र कवाडे सर, नरेंद्र भाई डोंगरे अध्यक्ष नागपूर जिल्हा ग्रामीण पिरिपा, आदरणीय ॲडव्होकेट राहुल भानारकर साहेब जे उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता आहेत, कामगार न्यायालयामध्ये इंडस्ट्रियल कोर्टामध्ये त्यांनी बऱ्याच कामगारांना न्याय मिळवून देण्याचे काम करत आहेत आणि पुढे करत राहतात। माननीय डॉक्टर अनवर सिद्दीकी साहेब, अरुण दामोदर साहेब आणि उपस्थित बंधू आणि भगिनींनो, प्रथमतः क्या कामगारों में दुनिया बदलने की ताकत है? तो इसका आंसर हाँ है। कार्ल मार्क्स ने जब बताया था कि कामगारों आपके पास में देने के लिए, गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मिलाने के लिए बहुत कुछ है, चाहे आप। जैसा कि एक कुम्हार चिलिम बनाने के लिए मट्टी मल रहा था, मट्टी मलने के बाद में उसने चिलिम बनाने का आधा काम पूरा कर लिया था, लेकिन उसके विचार बदल गए। उसने वो चिलिम बनाई हुई चिलिम को फिर से उसने मिलाया और उसमें से उसने सुरई बनाया। तो मिट्टी कुम्हार से बोलती है कि आप मुझे चिलिम बनाते बनाते सुरई क्यों बना दिए? आपने विचार क्या बदला तो मेरी तकदीर ही बदल गई। आप यदि चिलिम बनाते थे तो मैं खुद भी गर्म होती थी और औरों को भी गर्म करवाती थी। आपने सुरई बनाया तो मैं भी शीतल रहूंगी और लोगों को भी शीतलता प्रदान करूंगी। भाइयों, कामगारों को यदि न्याय मिलता था गवर्नमेंट के तरफ से, तो हमको संगठन बनाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती थी। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, सरकारी फील्ड हो, बिना सरकारी हो या असंगठित कामगारों में हो, बहुत सारे कायदे बनाए हैं। बाबा साहब जब कामगार मंत्री थे तो उन्होंने जो कामगारों के लिए जो कायदे कानून बनाए, उसमें से कितने इम्प्लीमेंटेशन हुए और कितने नहीं हुए ये हम सभी को पता है। उन्होंने जब कामगारों के लिए कायदे बनाए, उस वक्त जहां पे कारखाना होता था, जिथे कारखाना होत होतं त्याच बाजूला त्यांनी शाळा पण बनवायला लावल्या, त्याच बाजूला त्यांनी त्यांच्या राहण्यासाठी क्वार्टर पण बनवण्याची सुविधा केली। प्रत्येक गोष्टीमध्ये त्यांनी कामगारांना न्याय मिळेल, त्यांना समान काम समान वेतन मिळेल, कामाचे तास निश्चित केलं, आठवड्याची सुट्टी निश्चित केली। आणि एवढं करूनही कामगारांवर अन्याय व्हायला लागलं, तेव्हा कामगार एकत्रित येऊन आपल्या मागण्यांसाठी संघटित व्हायला लागले आणि मग आपल्या हक्कासाठी भांडायला लागले। आता पूर्वीचे जर पाहिलं तुम्ही तो लाल बावटा कामगार संगठना थी, मजदूर MMK मजदूर परिवहन यूनियन थी। हमारे एसटी महामंडल में यदि मैं आपको बताऊं तो कामगार से संगठना थी, RSS की मजदूर परिवहन संगठना थी, कांग्रेस की संगठना थी। तमाम संगठना होने के बावजूद भी हमको कास्ट एंड ट्राइब जिसका संगठन का मैं प्रदेश सचिव हूं,
तो कास्ट टाइप संगठन क्यों बनाने पड़ी हमको 1980 में? क्योंकि हमारे लोगों के ऊपर में अन्याय होता था, उनके प्रॉब्लम ही सॉल्व होते नहीं थे। यदि प्रॉब्लम सॉल्व होता था, हर संगठन में हमारा बहुजन वर्ग है। जैसा कि महामंडल के अंदर में मैं यदि उसकी बात करूं तो देखो, आपको सबको परिचित होगा ड्राइवर, कंडक्टर और मैकेनिक, जो लोगों के नजरों में आता है। अब मैकेनिक ये 10वीं पास और ITI पास होता है, यानी 10वीं भी होता है और ITI भी होता है। लेकिन उसका पे स्केल कितना था उस जमाने में 1995 में? 875। यानी जो 10वीं पास है प्लस 2 साल का ITI किया है, उसका स्टार्टिंग पे स्केल है 875। अब कंडक्टर का क्वालिफिकेशन क्या था? 10वीं, यानी उससे 2 साल और कम। उसका पे स्केल था 900 रुपया। यानी जो ज्यादा पढ़ा हुआ है उसका 875, जो उससे कम पढ़ा है उसका 900, और जो ड्राइवर 4वीं पास और 7वीं पास होता था उसका पे स्केल कितना होता था? 975। अरे देखो, जो 7वीं, जो कम पढ़ा हुआ है लेकिन उसका पगार ज्यादा, जो उससे ज्यादा 2 क्लास ज्यादा पढ़ा हुआ है उसका उससे कम, और उसका उससे और कम। इस प्रकार की जो तफावत है, असमानता होती थी। लेडीजों को ड्राइवर कंडक्टर में प्रवेश नहीं था, मैकेनिक में भी प्रवेश नहीं था। ये लड़ झगड़ के सबको मिलाना पड़ा। अब उसमें से क्या होता था कि जो पिछली सरकार, जो 14-15 साल जो पहले पिछली सरकार होती थी, तो उन्होंने क्या किया कि राज्य घटना की अमल बजावनी करते करते कुछ, जैसा बोलते हैं ना, खाना खाते खाते कुछ बच जाता है तो अपन डाल देते हैं, तो कोई लोग खाते हैं उसको। तो उसी प्रकार का हमारे गरीब लोगों के साथ में, पिछड़े वर्गों के साथ में कामगार जो भी कायदे थे, तो हम तो उतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो ये जो संगठन के माध्यम से बोलो या राज्य घटना के माध्यम से, जिसको बोलते हैं सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज, तो सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज के अंतर्गत में कुछ परोसा गया। उसके अंदर में ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर में गोर और गरीब का और पिछड़ा वर्ग का यदि कामगार वर्ग होगा तो एसटी महामंडल में, MSCB में, और सेंट्रल गवर्नमेंट यदि देखी जाए तो रेलवे में और ऑर्डर्स फैक्ट्री में, तो वहां पे भी अन्याय होता था। और अभी क्या हो गया कि ज्यादा से ज्यादा, यानी कम लिखा पढ़ा इंसान, मैंने जैसा बताया ना, 6वीं पास, 7वीं पास, 10वीं पास, आज भी ड्राइवर का क्वालिफिकेशन ज्यादा नहीं लगता, और 10वीं तो कोई भी इजीली पास हो जाता है। और ड्राइविंग, यानी ड्राइवर, कंडक्टर, मैकेनिक में जो ज्यादा से ज्यादा लेबर वर्क, MSCB में या असंगठित वर्ग में जो ज्यादा से ज्यादा बड़े पैमाने में जो जहां पे लगता था, वहां पे था ये वर्ग। अब उसी में क्या कर दिया, जो पहला हमारा यह है कि अभी केंद्र सरकार ने जो नवीन कायदे, कामगार विरोधी जो कायदे हैं, तो ये कामगार विरोधी कायदे कैसे बनाए उन्होंने? कहीं पे भी जो नौकर भर्ती है ये बंद नहीं हुई है अभी तक, आज भी चालू है, ऑन पेपर पे चालू है, लेकिन हमको भर्ती करना नहीं है। जैसा कि 2009 में आप जानते होंगे, नागपुर की जो सिटी बस है वो एसटी महामंडल के तरफ में थी। 2009 में कारपोरेशन ने ले लिया। अच्छा, कारपोरेशन ने लिया तो कारपोरेशन ने खुद चला रही है क्या? नहीं, वो ठेकेदारी पद्धति से चला रही है। कहां गए यहाँ के कारपोरेटर? हमारा दोष क्या है कि हम जिनको चुन के देते हैं वो कभी आवाज ही नहीं उठाता ना। भैया, तुमने एसटी महामंडल से यदि भर्ती होती थी, आज नागपुर में कम से कम ये जो सिटी बस के अंदर में 1000 या 2000 लोग काम करते होंगे। 2000 यदि एसटी महामंडल यदि भर्ती करती थी तो वहां पे पूरा क्राइटेरिया फिलअप करना पड़ता था एज पर गवर्नमेंट रूल। वहां पे SC का जो 13% SC, ST, VJNT, OBC, अदर, इस सभी का क्राइटेरिया जो ठहरा था वो भरना पड़ता था। आज ठेकेदारी पद्धति आ गई। क्या हुआ? ठेकेदारी पद्धति आने से क्या हो गया? सरकार के पास में रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं। कल को यदि एक्सीडेंट से यदि ड्राइवर या कंडक्टर या कोई कामगार यदि मर भी जाता है तो उसे परिवार को नौकरी देने का कोई बंधनकारक नहीं है, कोई उनके पास में कोई ये नहीं है ना। तो ये ऐसे धीरे 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 बात आ रही है। अब फॉर एग्जांपल मैं बात बताता हूं, पिछली सरकार जो 7-8 साल पहले की जो सरकार थी, उन्होंने बस स्टैंड का जो ये मध्यवर्ती बस स्टैंड की मैं बात बताऊंगा, जो बैद्यनाथ चौक में जो बस स्टैंड है उसका सफाई का ठेका दिया था 2,25,000 में प्राइवेट कंपनी को। देखो क्या होता है, प्राइवेट कंपनी को 2,25,000 में दिया था,
अब फिर कालांतराने वो यदि बंद हो गई तो उसको ठेकेदारी पद्धति में एक जुगल किशोर नाम का जो था सफाई कामगार, वो भी स्वीपर समाज का था। उसके बाद में अभी किसका है, चौबे का है, वो भी सफाई स्वीपर समाज का है। इन्होंने 2.25 लाख से, यानी इनमें कंपटीशन लग गई क्या मुझे ठेका मिलने को ना। ठेका कहां तक आ गया बॉस, मैं बात बताता हूं, 1,10,000 तक। बताओ, यानी इन्हीं में कंपटीशन। और उस वक्त में इनके तू 1,10,000 का भरता है तो मैं 1,05,000 का भरता हूं, और आखिर में वो हो गया 99,000 में महीने भरे का ठेका। बताइए आप, अब रोजी कितनी देती थी। अब इन्होंने रोजी पे किसको लगाया होगा, असंगठित कामगार के अंदर में जब अपन बात करते हैं तो अब जनरली ये बात होती है, मैं कास्टिज्म पे नहीं जाता हूं, तो उन्होंने मजदूर भी वहीं के लगाया, उन्हीं के समाज के लगाया, झाड़ने के लिए, सब कुछ करने के लिए। अब 2.25 लाख उसको देते थे, इसको 99,000 में दे रहे हैं। उसने उनको लगाया, उसको मिलती थी 300 रुपया रोजी, वो कामगारों को देता है 250 रुपया रोजी। अब फिर जुगल किशोर का आ गया तो उसने उसका ठेका खत्म होने के बाद में बोले साहब ये मुझको पुरता नहीं है, मुझे पुराता नहीं है, तो उसने डिमांड किया मुझे कम से कम 400 रुपए की डिमांड होना, 400 रुपया रोजी तो भी मुझे कामगारों को दो। तो उसका कहना था कि मैं यदि 400 की डिमांड करूंगा तो ये 350 पे हो जाएगा। अगला वाला गया वहां पर, साहब उसको काय के लिए देते हो, मैं करने के लिए तैयार हूं ना। वो कितना में दे रहा है, 300 रुपए में दे रहे हैं उसको, मैं 290 में काम करने के लिए तैयार। तो ये क्या है, कौन, हम कहां पे है आज, हा? हम कहां पे हैं। अब एक बात ध्यान में रखो, ये स्वीपर कामगार के बारे में मैं बात बताता हूं, इनको लाड़ पागे समिति के अंतर्गत में प्रावधान है। यानी देखो, जनरली नौकरी उनको मिलती है कि जिनका कामगार जो परमानेंट होता है उसका पिताजी गुजर जाता है या माता गुजर जाती है, जो नौकरी करने वाला आदमी गुजर जाता है तो उसके एक बच्चे को या बीवी को या बहन को या बेटी को एक नौकरी मिलती है। लेकिन ये लाड़ पागे समिति के अंतर्गत में वो रिटायर, यानी वो मर गया तो मिलना ही है, अनुकंपा तत्व बोलते उसको। पण तो जर रिटायर झाला, सेवानिवृत्त जरी झाला तरी त्याच्या एका पाल्याला म्हणजे त्याच्या मुलाला किंवा मुलीला त्याला नोकरी मिळते। त्यानं VRS जरी घेतलं तरी त्याच्या पोराला पोरीला नोकरी मिळते, एका जणाला नोकरीच्या बदली नोकरी। तो जर VRS घेऊन किंवा सेवानिवृत्त होऊन जरी झाला तरी त्याला मिळतं, आणि त्याच्याकडे जर पोरबार नसतील तर तो एक दत्तक सुद्धा घेऊ शकतो आणि त्या दत्तक पोराला किंवा पोरीला सुद्धा तो नोकरी देऊ शकतो लाडपागे समिती अंतर्गत। आता इथेही यांनी जे समजदार आहेत पहा, समाजाच्या कसं असतं, मुखिया जर माणूस असला, जर समाजाचा जर एखादी जर पुढारपण करणारा माणूस असला तर तो त्या अशिक्षित कामगारांच्या, असंघटित कामगारांच्या दुरुपयोग कसा करतो। नाव कोणाचे सांगत नाही, इथं जो पुढारलेला त्यांच्या समाजातला जो माणूस होता त्याचा मुलगा मला ज्यावेळेस नोकरीला दिसला तर मी म्हटलं यार हा तर याचे वडील तर म्हणलं यार 2 स्टार वाले आहेत, याच्या पोरगा फक्त ही जी लाडपागे सुविधा आहे, ही जो सफाई कामगार आहे तो SC मधला असेल, तो मग कोणत्याही समाजाचा असो, SC मध्ये तो मग मातंग समाजाचा असो, चर्मकार समाजाचा असो, भंगी समाजाचा असो, मुस्लिम मधला किंवा आपल्या याच्यातला हिंदू समाजातला, मेहतर समाजाचा असो किंवा बौद्ध समाजाचा असो, त्या सगळ्यांना हे लाडपागे लागू आहे। तर त्या याच्यातला मुलगा दिसला, म्हणलं यार याला कसं काय नोकरी कोणत्या मिळेल, हा बापही नाही मिळाला आणि हाही आहे, म्हणलं हा कसं काय, तर म्हणजे लाडपागे समिती अंतर्गत आला। तर म्हणलं लाडपागे समिती अंतर्गत ते सफाई कामगाराला लागू आहे, इथं कसं काय आला। त्याची ज्यावेळी चौकशी केली तर म्हणे त्याला त्याच्या आत्यानं दत्तक घेतलं। पुन्हा सखोल चौकशी केली, माहीत पडलं का त्याच्या बापाने संबंधिताला 1 का 1.5 लाख रुपये दिले आणि त्याला दत्तक पत्र घेतलं आणि त्याच्या अंतर्गत त्याला नोकरी मिळाली। आज तो मुलगा नोकरीला। आपण किती सतर्क राहायला पाहिजे, आपण कसं राहायला पाहिजे याचे हे मी थोडक्यात तुम्हाला उदाहरण दिलं। पुन्हा ज्यावेळेस शिक्षण ज्यावेळेस आपण घेतो तर या शिक्षणामुळे आपल्याला बरंच काही अवतीभोवती काय चाललं याचा सुद्धा लेखाजोखा आपण ठेवलं पाहिजे। कामगारांनी जर आपल्या विचारांची जर दिशा बदलली तर त्याची दशा बदलायला वेळ लागणार नाही मित्रांनो। पण होतं काय, आपण कामाला लागलो तर घर में टीवी, हॉल में
हॉल में टीव्ही, घर में बीवी, बस. याच्या व्यतिरिक्त आपण दुसरं काहीच करत नाही. आपण 2 पुस्तकं वाचत नाही. कामगारांसाठी कोणते कोणते कायदे चाललेले आहेत, काय चाललेले आहेत, काय होत आहे, अगलबगलला काय चाललेलं आहे. माझ्यासाठी दुसऱ्यांनी प्रयत्न करावा, पण त्याला साथ देण्यासाठी ज्यावेळेस वेळ येतं त्यावेळेस आपण त्याच्या सोबतीला असलं पाहिजे. हे होत नाही. पुन्हा अजून मी या ठेकेदारी पद्धतीसाठी मी पुन्हा नागपूरच्या आपल्या भारताचं जे एक सफाई कामगार आयोग आहे, भारताच्या सफाई कामगार आयोगाच्या सदस्य सचिव या पदावर नागपूरची एक डॉक्टर महिला कार्यरत होती. त्यावेळेस काँग्रेसचं सरकार होतं. मी गेलो त्यांच्याकडे, म्हणलं मैडम आपको यदि आपका समाज का यदि फायदा करना होगा, आखिर क्या होता है, ठेका आप रिटायरमेंट के बाद में ठेका आपके ही समाज का आदमी लेता है, वहाँ पे झाड़ू करने के लिए आपके ही समाज के लोग लाता है, लेडीज हो या जेंट्स हो. तो एक आदमी दूसरे आदमी का अपनी समाज का शोषण कर रहा है. और ये पद्धति यदि बदलना चाहते हो ये सिस्टम, तो ये नौकर भर्ती चालू कर दो आप. यानी कम से कम अनुकंपा तत्व पे उसको नौकरी मिलेगी, उसके परिवार को लाड़ पागे समिति अंतर्गत वो भी 1 लागू हो जाएगा और ये सब आपका नाम भी हो जाएगा. हाँ बोले करना पड़ेगा. हुआ कुछ भी नहीं. तो ये बदलने के लिए आपको यदि रोड पे उतरना पड़ेगा, जब ये काम हो सकता है. क्योंकि सरकार नहीं चाहेगा कि खुद होकर के आपको इंप्लीमेंटेशन करे और आपको कुछ आपकी जो हालात है वो बदले. ये वैसा वो नहीं चाहेंगे. उसके बाद में आज क्या हो रहा है कि कामगार विरोध में इतनी कुछ ये हो रही है कि आप देखो, ये जो अपना जो बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे हुआ है, 6 पटरी हुआ है, फिर भी एक्सीडेंट हो रहे कि नहीं हो रहे, बहुत सारे हो रहे हैं. और लोग तो घबरा गए अभी कि नहीं भाई वो एक्सप्रेस हाईवे से हम नहीं जाएंगे. लेकिन एसटी की बस शिरडी तक चालू हुई थी. एसटी के बस का एक्सीडेंट नहीं हुआ बॉस, क्योंकि ट्रेन ड्राइवर होता है, उसको हैबिट होती है. और इतना होने के बावजूद भी एक्सीडेंट ये तो नॉर्मल है, क्योंकि गलती अपन नहीं करेंगे लेकिन आगे वाला आके ठोक दे सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो ऐसे में उनके लिए जो प्रावधान है उसमें वो बिखरे हुए होने के बाद में, तो एक्सीडेंट होने के बाद में उसकी जमानत लेना पड़ता है एसटी महामंडल को. लेकिन अभी कुछ जो इंटरनेट में जैसा रामटेक हो गया या इधर में उमरेड हो गया, उधर काटोल हो गया और वहां पे एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी जमानत वो आदमी लेता ही नहीं. वहां का पता चलता है, क्योंकि पहले क्या हो जाता था, फट से यदि मालूम पड़ गया तो सब वो वहां पे एक्सीडेंट हो गया, उसको यदि जमानत लिए तो नागपुर बंद हो जाता था. तो हमको अलर्ट रहना पड़ेगा. हम जब तक के अलर्ट नहीं रहेंगे और ये ठेकेदार पद्धति यदि हम बंद नहीं करेंगे तो हमारे हालात नहीं दुरुस्त हो सकते, नहीं हो सकते दुरुस्त. और इसीलिए पहली बात तो यह सोचना पड़ेगा, क्या उन्होंने पहला प्रहार क्या कर रहे हैं कि हम बच्चों को क्यों पढ़ा रहे थे, क्योंकि हमारा पेट भरा हुआ था. हमारा पेट भरा रहेगा तो हम बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन हमारा ही पेट यदि भूखा रहेगा तो हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते. तो उन्होंने हमारे ऊपर पहला प्रहार किया है कि इनको यदि सरकारी नौकरी, चाहे वो क्लास 4 की हो, क्लास 3 की हो या कोई भी लोअर ग्रेड की हो, लेकिन उसको कंपलसरी 1 तारीख को, 7 तारीख को, 10 तारीख को जो तनख्वाह मिलती है उससे वो निश्चिंत रहता है और अपने बच्चों को पढ़ाता है. तो वो कम करना है, कानूनन हम कम नहीं कर सकते. तो उनकी वो नौकर भर्ती बंद करके उनको ठेकेदारी पद्धति लाया. तो ठेकेदारी पद्धति में उसके क्या क्या दुरुपयोग हो रहे हैं और कितना क्या सहन करना पड़ रहा है अपने को, तो वो पता चलता है. तो वो ठेकेदारी पद्धति लाने से आज हम ही भूखे हैं, तो हम अपने बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं कर सकते, उसको हम अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते. तो वो शिक्षा देना है तो हमको ये बंद करने के लिए हमको आज पाटिल साहब के कंधों से कंधा लगा करके उनको सपोर्ट करना पड़ेगा और उनके पीछे खड़े होकर के हमको उनका आवाज बुलंद करने के लिए हमको उनके पीछे रहना पड़ेगा. और जब भी वो हमारे लिए आगे बढ़ रहे हैं, हमारे लिए जो झगड़ रहे हैं, और फिर हमारे को पाटिल साहब जो है वो दोनों तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं. एक तो रोड की लड़ाई और दूसरी कानूनी लड़ाई. भारत साहब के साथ में मिलकर के कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और इधर रोड पे आंदोलन करके लड़ाई लड़ रहे हैं. तो इसमें हमारे कामगारों का दोनों तरफ से बेनिफिट हो सकता है. दूसरा एक है, अभी और एक कायदा आ रहा है
महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा कायदा, अब ये हमारे आजादी के ऊपर में बंदी कैसा ला रहा है। देखो इनके छुपे छुपे ये होते हैं और अभी वो बोल रहे हैं कि हम विशेष अधिवेशन ला करके हम उसको मंजूर करवाएंगे। ये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में यानी बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्यांसाठी तो कायदा होता, तो कायदा तयार करण्यात आलेला आहे आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था ज्याला लॉ अँड ऑर्डर म्हणतो आपण, ती कायम राहावी, अराजकता माजू नये म्हणून हा कायदा आपल्याकडे तो उपलब्ध आहे। एवढा कायदा असल्यानंतरही पुन्हा अजून विशेष असा कायदा महाराष्ट्र सरकार तयार करत आहे। या कायद्यामुळे काय होईल की त्यांचं म्हणणं असं आहे की माओवादी जे आहेत, नक्षलवादी जे आहेत, हे आता शहरी नक्षलवाद तयार होत आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे आणि तो खेड्यातून आता शहरात येत आहे आणि इथे तो आता वाढत आहे। त्याच्यामुळे त्यांना रोकथाम कशी करता येईल आणि म्हणजे आता जर तुम्हाला जर 4 लोक एकत्रित आलो, आपण 4 लोक एकत्रित आल्यानंतर आपण विचार विमर्श करू, आपल्या विचारांचे आदान प्रदान करू, तर त्यांचे हे म्हणणं आहे का हा जो माओवादी आहे, बहुपक्षीय लोकशाही, निवडणुका, मतदानाचे अधिकार, विचार स्वातंत्र्य, प्रसार माध्यमांचे स्वातंत्र्य आणि न्याय व्यवस्था मान्य करत नाही, नक्षलवादी हा मानत नाही आणि त्यामुळे आपल्याला म्हणजे या सरकारला असं वाटते का फुटीर शक्तींना वाव मिळतो आणि प्रगतीला बाधा येते, कायम अशांतता राहते, म्हणून हे कार्य थांबवण्यासाठी हा जो राष्ट्रीय जनसुरक्षा कायदा आहे, महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा म्हणून तयार करायचा आणि या माध्यमातून तुमच्या विचार स्वातंत्र्यावर आळा कसा घालायचा। त्यामुळे काय होईल की हा कायदा जर तुम्हाला करायचाच होता तर मग आपल्या गडचिरोली चंद्रपूरकडेच करायचा ना, तिथेच नक्षलवाद आहे, नागपुरात तर नाही आहे, पुण्या मुंबईत तर नाही आहे, नाशिकमध्ये तर नाही आहे, शहरी विभागात तर नाही आहे, मग इथे कसाला हा म्हणजे पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जर लागू केलं तर उद्या आपण एकत्रित बसता येईल का आपल्याला। कारण की भारतीय राज्यघटनेनं प्रत्येक नागरिकाला अनुच्छेद 19 अंतर्गत आपल्याला काही मूलभूत हक्क दिलेले आहेत, जसं की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, बोलण्याचं, वाचण्याचं, लिहिण्याचं, आपले विचार मांडण्याचं, विचार करण्याचं हे स्वातंत्र्य आपल्याला मिळालेले आहे। 19(1) नुसार शांततापूर्वक आपण जमा होऊ शकतो, एकत्र येऊन आपण विचार विमर्श करू शकतो। 19(क) नुसार संघटना तयार करू शकतो, संघ तयार करू शकतो। आज जसं की आज आपण इथे एकत्रित आलो आणि या माध्यमातून आपण एकामेकाचे विचार शेअर करत आहोत, मुक्त संचार करू शकतो, कुठेही फिरू शकतो, कुठेही घर घेऊ शकतो, बांधू शकतो आणि व्यवसाय व्यापार सुद्धा आपण करू शकतो। हे जर दिलेले आहेत तर या हक्कांवर निर्बंध येतील ना। उद्या ते म्हणतील का तुम्ही एकत्रित आलेले आहात, तुमच्यामध्ये जे काय खुसूर चाललेली आहे ते सरकारच्याच विरोधात चाललेली आहे की काय, आणि त्याच्यामुळे तुम्ही एकत्रित येऊ नये आणि तुम्ही एकत्रित आले तर काय बोलणार आहात ते अगोदरच आम्हाला कळवा। आणि जर अशी जर परिस्थिती निर्माण झाली, तुम्ही कितीही ओरडलात तर हा जर कायदा झाला तर याचा दुरुपयोग होणार नाही हे कशावर। कारण की आजही आपण जर बघतो तर बिना ट्रायलचे आणि बिना आरोप सिद्ध झालेले कितीतरी लोक जेलमध्ये बंद आहेत, त्यांना जामीनच मिळत नाही। संशयित त्याला आपण म्हणून शानी उद्या जर तुम्हाला संशयाच्या नावावरती जर बंद करण्याचा जर प्रयत्न चालण्याचा हा कुटील डाव असू शकतो आणि याला वेळीच जर आपण पायबंद जर घातलं नाही तर मग काय होईल, आपल्याला खूप मोठा पश्चाताप करावा लागेल। आणि म्हणून मित्रांनो की हे जे 3 विषय जे इथं ठेवलेले आहेत, केंद्र सरकारनं जे आता जुने कायदे होते तर जुन्या कायद्यांमध्ये ज्या सोयी सवलती होत्या, तुम्हाला दाद मागण्यासाठी जे प्रावधान होते ते बंद करून नवीन कायदे जे कारखानदारांच्या फायद्याचे आहेत आणि कामगारांच्या विरोधात आहेत असे कायदे लागू होणार आहेत, तो हाणून पाडला पाहिजे।
दुसरा विशेष जनसुरक्षा कायदा जो आपल्या विचारांवर स्वातंत्र्यावर जो गदानत आहे त्यालाही आपण हाणून पाडलं पाहिजे आणि ठेकेदार पद्धती ही बंद झाली पाहिजे. यासाठी आपण एकत्रितपणे राष्ट्रीय मजदूर सेने खाली त्यांच्या बॅनर खाली आपण एकत्रित राहून येऊन त्यांचं जे आहे आपण मोठं करायला पाहिजे आणि त्या माध्यमातून आपल्याला हवं ते न्याय मिळवून घेतलं पाहिजे. मला बरंच काही सांगायचं होतं परंतु वेळेअभावी मला इथे थोडक्यातच मी निपटवतो आणि मला बोलण्याची संधी दिली त्यामुळे मी यांचे आभार मानतो, आयोजकांचे आभार मानतो. जय भीम, जय भारत, जय भारत. नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल न्यूज इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए. हम मिलेंगे फिर. धन्यवाद.